Assalamu alaikum dear students. Unit 2 is talking about health. आपने देखा कि हेल्थ के बारे में लोगों को आप कैसे सजेशंस दे सकते हैं और किस तरह उनकी दी हुई सजेशंस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. आपकी किताब में बहुत से और एक्सरसाइजेस हैं, बहुत से डायलॉग्स हैं जो आपको इसमें और प्रैक्टिस भी देंगे. इसी यूनिट के अंदर 2 ऐसे और स्किल्स हैं जिनका सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिनमें से एक है हाउ टू राइट अ समरी and the other one is how to write a paragraph. These are very important skills in English language or maybe in any language. You have to summarize materials. आपको बहुत सी दफ़ा लिखे हुई चीज़ों को summarize करना होता है. Because you may not have space to add all that you know or add all that you have taken from a source. Summary क्या होती है? A summary is a short form of a certain passage or maybe a certain chapter or any piece of writing. किसी भी piece of writing को जब छोटा करके लिखा जाए, उसकी number of words को reduce करके लिखा जाए, तो वो summary होती है. तो number of words को reduce कैसे किया जाए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम reduce नहीं कर सकते, जिनको हम omit नहीं कर सकते, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको omit करने के बावजूद हमारी समरी बिल्कुल ठीक रहेगी. आप अगर अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको टाइटल नज़र आ रहा है राइटिंग अ समरी डूज, DOS. This do or do's is you can say a plural of do. Do's means कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समरी लिखते वक्त फॉलो करनी हैं. अगर आप अगली स्क्रीन को देखें तो उसमें आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है ब्रैकेट में टाइटल के अंदर, डोंट्स. डोंट्स का मतलब है वो तमाम चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है कि वो आप ना करें, वो चीज़ें जिनको आपने अवॉइड करना है वाइल राइटिंग अ समरी. डूज एंड डोंट्स वो चीज़ें होती हैं, डूज वो चीज़ें जो की जाएंगी और जिनका करना ज़रूरी है. डोंट्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे बचना ज़रूरी है, जिनको अवॉइड करना ज़रूरी है. समरी लिखते हुए आपको कुछ चीज़ों को नहीं करना और कुछ को ज़रूर करना है. मैंने जैसा कि आपसे कहा कि समरी है क्या, बहुत सी दफ़ा स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता कि समरी है क्या स्किल, उनसे पूछा क्या जा रहा है, उनसे रिक्वायरमेंट क्या है. तो समरी की रिक्वायरमेंट ये है कि समरी को थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए. उस पीस ऑफ राइटिंग का जिसके आप समरी बना रहे हैं उसकी निस्बत उसको लेंथ में कुछ कम होना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लेंथ में कम करते हुए आप उसमें से कोई अहम बात निकाल दें. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग अ समरी. आइए कुछ बात करते हैं कि समरी होती क्या है. जैसे मैंने आपसे कहा कि समरी एक गिवन पीस ऑफ राइटिंग की शॉर्ट फॉर्म होती है. आपको एक पैसेज दिया गया, आपको कोई चैप्टर दिया गया, आपको कोई मजमून दिया गया और कहा गया इसकी समरी लिखें. इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि वो तमाम बात जो उस ऐसे, उस चैप्टर या उस पैराग्राफ के अंदर हुई है उसको कुछ कम लफ्ज़ों में आप उसको बता दें, ताकि उस पूरे चैप्टर को पढ़ने की बजाय आपकी समरी पढ़कर पढ़ने वाले को सब समझ आ जाए कि उस चैप्टर में क्या बात हुई है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ समरी. हम समरी को उन जगहों पर यूज करते हैं जहां हम सारी की सारी बात नहीं कर सकते, जहां हमारे पास इतना वक्त या इतनी स्पेस नहीं होती कि हम ओरिजिनल पीस ऑफ राइटिंग को पढ़ें और समझें. सो देयर वी नीड टू समराइज. नाउ हाउ टू समराइज. अगला क्वेश्चन ये है कि कैसे समरी लिखी जाए. क्या चीज़ें हैं जिनका समरी में करना ज़रूरी है और क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना है. वापस आते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ. पहली स्क्रीन में आपको नज़र आएगा कि समरी लिखने के क्या डूज हैं, यानी क्या वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है और जो समरी में ज़रूर होनी चाहिए. नंबर 1, यू बिगिन योर समरी विद एन ओपनिंग सेंटेंस. एक ओपनिंग सेंटेंस या जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहेंगे, पहला जुमला जो समरी का होता है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें शामिल करनी होती है. ऑथर्स नेम. व्हाट डज दिस ओपनिंग सेंटेंस लिस्ट? It lists author's name, title of the work,
एंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। आप जब भी एक ओपनिंग सेंटेंस लिखते हैं समरी का, उसमें आप ये 3 चीजें जरूर शामिल करते हैं। आप बताते हैं कि इस वर्क या इस ऐसे या इस पोएम या इस पैसेज का टाइटल क्या है, इसको किसने लिखा है और इसका मेन आइडिया क्या है, ये किस बारे में है, व्हाट इज इट अबाउट। सो दीज 3 थिंग्स शुड बी देयर इन द बिगिनिंग और इन द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ योर समरी। दिस इज वेयर यू स्टार्ट योर समरी। नाउ the second do is only include the main points. This is very, very important in a summary. Normally, students think that they can simply omit some information and use the other information in their summary without differentiating कि क्या वजह है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को शामिल कर रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन को शामिल नहीं कर रहे, तो वो कैसे ये फैसला करेंगे कि किस इन्फॉर्मेशन को शामिल करना है और किसको नहीं। किस बुनियाद पर वो ये फैसला करेंगे? अब ऑन द मेन पॉइंट्स। जब भी आप ओरिजिनल पैसेज को पढ़ें जिसकी आपने समरी लिखनी है, चाहे वो कोई स्टोरी है, वो कोई ऐसे है, कोई पोएम है, कुछ भी पीस ऑफ राइटिंग है, जब आप उसे पढ़ते हैं समरी लिखने के लिए, तो आप उसके मेन पॉइंट्स, उसके अंदर जो कुछ अहम बातें हुई हैं, उनको आप मार्क करते जाते हैं। आप उन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं, आप उन पर निशान लगा सकते हैं, आप उनको नंबर कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको आसान लगे। एक पीस ऑफ राइटिंग में हर बात अहम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक राइटर ने पोल्यूशन के बारे में बात की है और उस ऐसे के अंदर उसने पोल्यूशन और को डिफाइन किया, पोल्यूशन की टाइप्स लिखी और वो तरीके लिखे जिनसे हम पोल्यूशन से बच सकते हैं, मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, तो आपने देखना है कि उस ऐसे के अंदर हर कही हुई बात अहम नहीं है, उसमें की हुई हर बात मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट क्या है? डेफिनेशन क्या है पोल्यूशन की, उसकी टाइप्स के नाम क्या हैं और कैसे आपको पता चलता है कौन सी टाइप है, और 1 या 2 इंपॉर्टेंट सजेशंस। बाकी की जो डिटेल है वो सपोर्टिंग डिटेल है। जैसे अगर उसने आपको टाइप्स बताए हैं उस ऐसे के अंदर, तो उसने उन टाइप्स की एग्जाम्पल्स भी दिए होंगे, उसने वो टाइप्स कैसे अराइज करती हैं वो भी दिए होंगे, उनके रीजंस भी दिए होंगे, उनकी एग्जाम्पल्स भी दी होंगी, कोई डाटा दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इंपॉर्टेंट ये है, मेन पॉइंट ये है कि कितनी टाइप्स हैं और आपको कैसे पता चलता है कि ये कौन सी टाइप है पोल्यूशन की, आप उन टाइप्स को कैसे डिफाइन करते हैं। बाकी सारी डिटेल को सपोर्टिंग डिटेल कहते हैं। सपोर्टिंग डिटेल का मतलब है कि मेन पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, मेन पॉइंट को आगे समझाने के लिए जो उसने डिटेल दी है वो सपोर्टिंग डिटेल है। आपने सपोर्टिंग डिटेल को समरी में शामिल नहीं करना होता, आप सिर्फ मेन पॉइंट्स को समरी में शामिल करते हैं। तो आपने कैसे स्टार्ट किया? आपने स्टार्ट किया ऑथर्स नेम, टाइटल ऑफ वर्क और मेन आइडिया ऑफ द पैसेज को लिस्ट किया इन द फर्स्ट सेंटेंस, इन द ओपनिंग सेंटेंस। उसके बाद आपने मेन पॉइंट्स को शामिल किया। जब आप मेन पॉइंट्स को शामिल करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स मेन पॉइंट्स हैं? जब आप ओरिजिनल पैसेज को पढ़ेंगे तो वो ओरिजिनल पैसेज पढ़ते हुए आप मार्क करेंगे उन जगहों को जो आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत से स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते while writing a summary is given on this slide in number 3, और ये सबसे अहम बात है। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे तो आपकी समरी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और वो क्या है? यूज योर ओन वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि जब आपने ओरिजिनल ऐसे को पढ़ा या गिवन पैसेज को पढ़ा तो आपने उसके अंदर से जो मेन पॉइंट्स उठाए उनको एज इट इज़ लिखकर एक पैराग्राफ की शक्ल में आपने अपनी समरी दे दी। ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको उन सेंटेंसेस को, उन मेन पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में लिखना है। जब आप उनको अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो वो एक्चुअल समरी होगी। So you have to use your own words while writing a summary.
If you do not use, I repeat, if you do not use your own words while writing a summary, then this will not be accepted as a summary. अब बात आ गई कि आप ओरिजिनल पैसेज की लेंथ को कितना कम करेंगे समरी के लिए। तो इस पे मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ राइटर्स ने मुख्तलिफ राय दिए हैं, लेकिन एक राय जो यूनानिमस है या जिसको आप, जो प्रैक्टिकल है, जिस पे आप अमल कर सकते हैं, वो ये है कि अ समरी कुड बी 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। आपका जो ओरिजिनल पीस ऑफ राइटिंग था, जिसकी आप समरी लिख रहे हैं, अगर आप उसको 1/3 पे रिड्यूस कर देते हैं, 1/3 का मतलब है कि अगर आपके लेट्स से 90 वर्ड्स का वो पैसेज था, 90 वर्ड्स का पैराग्राफ था, तो अगर आप समरी लिखते हुए उसको 30 वर्ड्स पे लिख देते हैं, तो दैट विल बी 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। बट यू डू नॉट हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, क्योंकि हो सकता है आपको उस 30 के ऊपर 5-7 लफ्ज़ लिखने पड़ जाएं, या 30 में से 3-4 लफ्ज़ कम लिखें। इट इज़ दिस काइंड ऑफ लेंथ दैट इज़ गिवन ऑन दिस स्लाइड इज़ टेंटेटिव। आप इस लेंथ से 5-10 लफ्ज़ ज़्यादा या 5-10 लफ्ज़ कम भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपकी समरी एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन एक रफ ओपिनियन के लिए, एक आपको आइडिया देने के लिए ये कहा गया कि समरी को 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो चीज़ें दी गई हैं जो समरी लिखने के लिए डोंट्स हैं, वो चीज़ें जो आपने अवॉइड करनी है समरी लिखते हुए। और वो क्या चीज़ें हैं? डोंट गिव योर ओपिनियंस एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द टॉपिक। टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, वो आप समरी में नहीं लिख सकते। समरी में आप कोई ऐसी बात नहीं लिख सकते जो आपकी राय हो, चाहे आप राइटर के साथ डिसएग्री करते हैं, चाहे राइटर ने कोई ऐसी बात की है जो आप मुनासिब नहीं समझते, चाहे राइटर ने कोई ऐसी बात की है जिसको आप क्रिटिकली देखना चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं। Even if your opinion clashes with the writer's opinion, even then you are not supposed to give your own opinion. You are not even supposed to correct the author on something. जो भी लिखा हुआ है ओरिजिनल पैसेज में, गिवन पैराग्राफ में जो भी बात लिखी हुई है, आपने उसी बात को लिखना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी ओपिनियन दिए बगैर। इसको कहा जाता है गिविंग एन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन। जब आप गिविंग एन ऑब्जेक्टिव ओवरव्यू, जब आप अपनी राय देते हैं तो आप सब्जेक्टिव होते हैं। तो सब्जेक्टिव ओपिनियन की समरी में गुंजाइश नहीं होती, आपको ऑब्जेक्टिवली समरी को लिखना पड़ता है। दूसरी अहम बात जो समरी की है वो ये है, डोंट कोट फ्रॉम द पैसेज। आप पैसेज में से कोटेशन नहीं दे सकते। कोटेशन किसे कहते हैं कि पैसेज के अपने एग्जैक्ट वर्ड्स को उठा लें और समरी में डाल दें। पैसेज का कोई भी एग्जैक्ट वर्ड्स, कोई भी एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस आप समरी में शामिल नहीं कर सकते। आप जो भी लिखेंगे समरी में वो पैसेज में से ही होगा, लेकिन होगा आपके अपने लफ्ज़ों में। तीसरा डोंट है, डोंट इंक्लूड सपोर्टिंग डिटेल्स, एग्जाम्पल्स एटसेट्रा फ्रॉम द पैसेज। राइटर ने जो एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं, राइटर ने जो सपोर्टिंग डिटेल यूज़ की है, उसको आप समरी में शामिल नहीं करते। मैंने आपको बताया कि सपोर्टिंग डिटेल किसे कहते हैं। सपोर्टिंग डिटेल वो डिटेल होती है जो मेन पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। द डिटेल दैट द राइटर यूजेस टू एक्सप्लेन द मेन पॉइंट, टू डिस्क्राइब द मेन पॉइंट। It can be examples, it can be certain data, it can be different ways of saying the same thing, it can be different ways of defining the same idea. उन चीज़ों को आप समरी में शामिल नहीं करते। हो सकता है राइटर ने एक बात को समझाने के लिए उससे मिलती जुलती बहुत सी बातें की हों, बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हों, बहुत सा डिस्क्राइब किया हो, लेकिन आपने समरी में उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना। तो ये वो डोंट्स हैं जिनका आपने समरी में ख्याल रखना है, जिनको आपने समरी लिखते वक्त शामिल नहीं करना, जिन चीज़ों का आपने अवॉइड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि समरी लिखना कैसी स्किल है। इसमें कुछ वो चीज़ें हैं जो आपने करनी है और एट द सेम टाइम इसमें कुछ वो चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है।
मैंने आपको बताया कि डूज वो हैं जो आपने करने हैं, जिनको आपने फॉलो करना है, और डोंट्स वो हैं जिनसे आपने बचना है, जिनको अवॉइड करना है। समरी को 1/3 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पैसेज होना चाहिए। समरी में आपको स्ट्रिक्टली अपने अल्फाज का इस्तेमाल करना है। समरी में आपने स्टार्ट करना है with the writer's name. In the opening sentence you have to give the writer's name, the title of the work and the main idea. समरी में आपने सपोर्टिंग डिटेल्स नहीं देने, सिर्फ मेन आइडियाज देने हैं, और ये ख्याल रखना है कि कोई मेन आइडिया, कोई मेन कॉन्सेप्ट आपसे स्किप ना हो। तो इस तरह आपकी लिखी हुई समरी एक बेहतरीन समरी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो इसी यूनिट में आपको सिखाया जाएगा और जिसके बारे में आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिए जाएंगे, और वो ये है कि एक पैराग्राफ क्या होता है, एक अच्छा पैराग्राफ क्या होता है और एक अच्छे पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि एक पैराग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। एक अच्छा पैराग्राफ लिखना, चाहे वो अकेला एक पैराग्राफ हो किसी टॉपिक पे, या एक ऐसे का कोई एक पैराग्राफ हो और उसी ऐसे में उस तरह के कई और पैराग्राफ्स हों, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है उस पैराग्राफ को लिखना। पैराग्राफ को जब आप लिखते हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट्स एंड पोर्शंस होते हैं। जिस तरह आपने समरी के डूज और डोंट्स देखे, इसी तरह देयर आर डूज एंड डोंट्स फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ। पैराग्राफ को कैसे लिखा जाए, पैराग्राफ के क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। आइए देखते हैं कि पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं। पैराग्राफ स्टार्ट होता है इंट्रोडक्टरी या ओपनिंग सेंटेंस से। पैराग्राफ का इंट्रोडक्टरी या ओपनिंग सेंटेंस कौन सा है जहां से पैराग्राफ स्टार्ट होगा। चूंकि पैराग्राफ एक बहुत लंबा मटेरियल नहीं है, चूंकि पैराग्राफ 250 से 300 वर्ड्स के बीच में लिखा जाता है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है बात को लेंथन आउट करने की। इसलिए पैराग्राफ का जो इंट्रोडक्टरी या ओपनिंग सेंटेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आइडिया जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है पैराग्राफ में, वो है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है टॉपिक सेंटेंस में? टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है पैराग्राफ का दैट कैरीज द मेन आइडिया ऑफ दैट पैराग्राफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पैराग्राफ, चाहे वो एक अकेला पैराग्राफ हो किसी टॉपिक पे या वो किसी मजमून के अंदर एक दिया गया पैराग्राफ हो, पैराग्राफ का एक मेन आइडिया होना चाहिए हर पैराग्राफ का, whether it is an individual single paragraph or it is a part of an essay। पैराग्राफ का एक मेन आइडिया होता है, एक पैराग्राफ में कोई एक खास बात की जा रही होती है और वही खास बात जो है वो पैराग्राफ का मेन आइडिया होती है। हर पैराग्राफ एक ही आइडिया पर काम करता है, एक मेन आइडिया पर काम करता है। पैराग्राफ के अंदर एक सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो उस मेन आइडिया को क्लियरली स्टेट कर दे, उस मेन आइडिया को क्लियरली बता दे कि ये पैराग्राफ, स्पेसिफिकली ये पैराग्राफ किस आइडिया की बात कर रहा है, इसमें कौन सा आइडिया दिया गया है। तो दैट इज कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि टॉपिक सेंटेंस सिर्फ पहला सेंटेंस होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ, it can come in the middle and it can even come at the end of a paragraph। ये इन तीनों में से किसी भी जगह पर हो सकता है, फर्स्ट लाइन में भी या फर्स्ट सेंटेंस में भी, मिडल में भी या एंड में भी। यानी ये ओपनिंग में भी हो सकता है आपके पास, ये मिडल में भी हो सकता है और ये एंड पे भी हो सकता है। ये याद रखें कि अच्छी राइटिंग में यही समझा जाता है, और स्पेशली जिस लेवल पे आप लोग लिखेंगे उसमें यही अच्छा समझा जाता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है, जिसको हमने इंट्रोडक्टरी या ओपनिंग सेंटेंस कहा, वही टॉपिक सेंटेंस हो, बजाय टॉपिक सेंटेंस को मिडल या एंड में लेके जाने के। ये अच्छा होगा अगर आप प्रैक्टिस करें
कि हर सेंटेंस का पहला सेंटेंस, हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस हो। उससे ये होगा कि पहले ही सेंटेंस में आपके पैराग्राफ का मेन आइडिया रीडर को पता चल जाएगा कि आप इस पैराग्राफ में किस बारे में बात करने जा रहे हैं। दूसरी चीज जो उसमें है, देखें आपके पास ये, इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस और टॉपिक सेंटेंस को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये नंबर 1 पोर्शन हो गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ, an introductory and opening sentence, which is also a topic sentence. And what is it doing? It is talking about the main idea of that paragraph. दूसरे नंबर पर आपके पास क्या है? Supporting detail. अब आता ये है कि पैराग्राफ को आपने स्टार्ट किया टॉपिक सेंटेंस से, अब आप उसमें सपोर्टिंग डिटेल दे रहे हैं। सपोर्टिंग डिटेल क्या करती है? सपोर्टिंग डिटेल आपके मेन आइडिया को सपोर्ट करती है, आपके मेन आइडिया को क्या क्या कर सकती है? फर्दर एक्सप्लेन कर सकती है। यहां पर आप कोई डेटा दे सकते हैं अपने मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, और या फिर आप इसको यहां पर सर्टन एग्जाम्पल्स के जरिए अपने मेन आइडिया को आप एग्जाम्पल्स देके मजीद समझा सकते हैं। आप एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप डाटा दे सकते हैं, आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, और थ्रू दोज एग्जाम्पल्स आप अपनी सपोर्टिंग डिटेल के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं अपने मेन आइडिया को, जो आपने फर्स्ट सेंटेंस में कहा टॉपिक सेंटेंस में। अब आ जाइए कंक्लूडिंग सेंटेंस पे। आप अपने पैराग्राफ को एंड करते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस पे। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या करता है? आपने पैराग्राफ में जो तमाम बातें की उनको सम अप कर देता है, उनका ओवरव्यू दे देता है, आपने जो मेन आइडिया दिया था उसको क्लोज कर देता है। तो यूं आपने देखा कि पैराग्राफ को कैसे कोहेरेंटली, लॉजिकली लिखा जा सकता है। पैराग्राफ को लिखते वक्त आपने एक टॉपिक सेंटेंस दिया जो मेन आइडिया कैरी कर रहा था ऑफ दैट पैराग्राफ, and then you gave some supporting detail in the middle, that is the body of the paragraph. In the body you gave the supporting detail in the form of further describing the main idea or giving some data or giving examples, and then you concluded the paragraph by giving an overview of the whole thing. आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पलरी पैराग्राफ जो आपके लिए मैं लाई हूं, इसलिए कि आप ये देख सकें कि कैसे ये तीनों चीजें उस पैराग्राफ में इकट्ठी होती हैं। This is the paragraph. Now, if you look at this paragraph and the first sentence, introductory sentence, इसमें introductory sentence ही topic sentence है, जो इस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया आपको बता रहा है। और कैसे वो आपको मेन आइडिया बता रहा है? आप इस सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या मेन आइडिया है, किस बारे में बात की जाएगी। Despite the fact that piranhas are relatively harmless, many people continue to believe that piranhas are dangerous to humans. Piranhas क्या होते हैं? Piranhas एक फिश है, एक मछली है। पैराग्राफ इस बात से स्टार्ट होता है कि piranhas आमतौर पर हार्मलेस हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन लोगों का ख्याल है कि ये बहुत डेंजरस हैं। यही इस टॉपिक का मेन आइडिया है। इस टॉपिक का जो मेन आइडिया है वो ये बताना है कि पिरानस होते कैसे हैं और लोग उनको कैसा समझते हैं। तो मेन आइडिया को राइटर ने पहले सेंटेंस में ही बता दिया। इसका मतलब है कि जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है या जो ओपनिंग सेंटेंस है वो टॉपिक सेंटेंस भी है। अब चलते हैं आगे। आप देखेंगे कि आगे इसी कॉन्सेप्ट को राइटर ने फर्दर एक्सप्लेन किया है, कोई नई बात नहीं की, बल्कि इसी टॉपिक से रिलेटेड सपोर्टिंग डिटेल दी है। कैसे? This impression of piranhas is enhanced by the way they are presented in popular media. वो कहता है कि पिरानस का यही इंप्रेशन आपको फिल्म, टीवी, मीडिया में नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोमोशनल पोस्टर फॉर द 1978 हॉरर फिल्म पिराना features an oversized piranha ready to bite the leg of a woman. Now here he gives you an example कि जो उसका मेन आइडिया था कि पिरानस हार्मलेस होते हैं लेकिन लोग उनको डेंजरस समझते हैं, उसको उसने एक एग्जाम्पल के जरिए बताया कि किस तरह एक फिल्म के पोस्टर पर एक बड़ी सी पिराना बनाई जो कि इट वाज रेडी टू बाइट द लेग ऑफ अ वुमन। Such a fearful scene easily captures the imagination
and promotes unnecessary fear. अगर पॉपुलर मीडिया में इस तरह दिखाया जाएगा तो लोग यही समझेंगे कि पिरानास बहुत डेंजरस हैं. अब वो अपने पहले पॉइंट को ही एक्सप्लेन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है एग्जाम्पल से, डिस्क्रिप्शन से. अब आ जाए लास्ट सेंटेंस की तरफ, बल्कि अभी भी हम सपोर्टिंग डिटेल पे हैं. While the image of the man-eating piranhas gives excitement to the adventure stories, it has nothing to do with the real-life piranha. वो मेंटेन कर रहा है अपनी उसी बात को, मेन आइडिया को, पहले सेंटेंस वाले को, कि लोग यही समझते रहेंगे फिल्म और टीवी और अखबार में पिरानास की तस्वीरें देखकर कि दे आर वेरी डेंजरस. उनको हॉरर मूवीज में यूज किया जाता है ऐसे इमेजेस को, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी. एंड नाउ ही क्लोजेस द पैराग्राफ with a concluding sentence. Concluding sentence क्या कहता है? By paying more attention to the fact than fiction, humans may finally be able to let go of this false belief. वो कहता है कि अगर हम रियलिटी को क्लोजली देखें और स्टडी करें, बजाय कि उन बातों को बिलीव करने के जो फिक्शन में हैं, यानी जो फिल्म और किताबों और मैगजीन्स में हैं, तो हम अपना ये झूठा बिलीफ, ये गलत बिलीफ, इनकरेक्ट बिलीफ छोड़ देंगे और हम मेन आइडिया पे दोबारा चले गए. आपने देखा कि कंक्लूडिंग सेंटेंस ने दोबारा मेन आइडिया को ओवरव्यू किया. मेन आइडिया यही था जो कि टॉपिक सेंटेंस में, ओपनिंग सेंटेंस में दिया गया था कि पिरानस हार्मलेस हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि वो डेंजरस हैं. So the concluding sentence was kind of a wrapping up or a summing up of the whole passage, and it kind of reinforced, it again gave you the idea that was given in the topic sentence. तो ये पैराग्राफ आपको बताएगा कि किस तरह एक अच्छा पैराग्राफ लिखा जा सकता है. डियर स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि कैसे समरी लिखी जा सकती है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं. आपने देखा कि एक अच्छा पैराग्राफ कैसे अपने इंट्रोडक्शन में टॉपिक सेंटेंस को लेकर आता है, सपोर्टिंग डिटेल देता है और कैसे कंक्लूड करता है बाय गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द होल पैराग्राफ एंड रीइंफोर्सिंग द टॉपिक सेंटेंस. आपको एक मिसाल के ज़रिए भी समझाया गया. इस मिसाल को गौर से देखिए, इस एग्जाम्पल को गौर से देखेंगे तो यू विल बी एबल टू राइट अ गुड पैराग्राफ, चाहे वो एक इंडिविजुअल पैराग्राफ हो या वो किसी ऐसे का कोई एक पैराग्राफ हो, क्योंकि एक पैराग्राफ को एक ही आइडिया पे बात करनी होती है. थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ.